नशेबन पर नशेबन इस कदर ताबीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। जी हाँ, हौसला और जज्बा कुछ ऐसा ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार। मैं हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा शो गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, जिसका रहता है आपको हफ्ते भर इंतजार। तो इंतजार अब किस बात का, देर किस बात की है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। तो सबसे पहले खबर बिहार के एक ऐसे गांव की जहां घर घर से IITians निकलते हैं। जी हां, चौंकिए मत, आपको लेकर चलते हैं बिहार के गयाजी जिले के पटवाटोली गांव में। यहां का नज़ारा ही कुछ ऐसा है। जी हां, शिक्षा का समा है, घर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रतिष्ठित पोस्ट पर नौकरियां कर रहे हैं। बड़े शहरों में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों से IIT की तैयारी कराने के नाम पर लाखों रुपए की फीस लेते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, गया जी के मानपुर में एक ऐसा गांव है जिसे IITian का गांव कहा जाता है। बड़ी बात यह है कि इस गांव के बच्चे किसी कोचिंग में लाखों की फीस देकर तैयारी नहीं करते, बल्कि गांव में काम कर रही एक संस्था वृक्ष बी द चेंज इन्हें मुफ्त में शिक्षा दे रही है। यही कारण है कि आज गांव के गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे IIT JEE एडवांस परीक्षा में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। संस्था जो हमारी है वो फ्री एंड फेयर एजुकेशन देती है, जो इसमें कोई भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है, सभी फ्री सर्विस देते हैं। तो हम लोग भी बच्चों को फ्री ही दे रहे हैं। सुबह में बच्चे 8 बजे आ जाते हैं और शाम में 7 बजे यहाँ पर जाते हैं। लाइब्रेरी मॉडल यहाँ पर चलता है हम लोग का। साल 2025 में IIT JEE एडवांस परीक्षा पास करने वाली कशिश कुमारी की मां दूसरे के घरों में खाना बनाती थी, जबकि पिता की मौत 2014 में हो गई थी। घर की परिस्थितियां ऐसी विपरीत थीं कि पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं था, लेकिन हौसले से बड़ा कुछ नहीं होता। ऐसे ही करीब 28 बच्चों ने IIT JEE में बाजी मारी है, जबकि 8 बच्चे IIT JEE एडवांस में सफल हुए हैं। पिछले कुछ सालों में पटवाटोली के सैकड़ों बच्चे IIT में प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं। मेहनत तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ही था। टफेस्ट एग्ज़ाम इंडिया का बोला जाता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से 8 से 12 घंटा मैं डेली मतलब पढ़ता था और नाइट कंबाइंड की यहाँ व्यवस्था भी की गई है। बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको हॉस्टल के रूप में यहाँ पर कंबाइंड दिया जाता है। पूरा फ्री में पढ़ाई हुआ था। 2 घंटा मेहनत करते थे? 6 घंटा हर रोज़, मतलब 6 घंटा। ये दिल्ली और कोटा के मतलब टीचर ऑनलाइन मतलब यहाँ पढ़ाते ब्रिज में। गांव के लोग बताते हैं कि साल 1992 में पहली बार जितेंद्र कुमार ने इस गांव से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी। फिलहाल US में काम कर रहे हैं। जितेंद्र यहाँ के छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसके बाद ये चला हुआ सिलसिला अब तक जारी है। यहाँ के इंजीनियर दुनिया के 18 देशों में काम कर रहे हैं। पटवाटोली का ये गांव बुनकरों के लिए जाना जाता है। यहाँ से रोजाना कई ट्रक वस्त्रों का निर्माण होता है। यहाँ की चादर, साड़ी, धोती, गमछा के अलावा कई कपड़े मशहूर हैं जो बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली से लेकर साउथ इंडिया तक जाते हैं। इस गांव की आबादी 20,000 के आसपास है, लेकिन लूम की खटर खटर की आवाज यहाँ करीब 1,000 घरों से गूंजती है। यहाँ करीब 8,000 लोग पावर लूम चलाते हैं। इसके बावजूद इस गांव में हर साल सबसे ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करते हैं। वृक्ष बी द चेंज नाम का संस्था है जो कि पटवाटोली में चल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास हर साल 40 बच्चे होते हैं, जिसमें 28 का JEE मेंस हुआ था और 8 का JEE एडवांस हुआ। हाँ, यहाँ पे हर साल मतलब लगभग 15 से 20 बच्चे IIT में मतलब जाते हैं। और यहाँ पे मेनली जो हमारा संस्था है सभी लोगों को सपोर्ट करता है कि किस तरह से पढ़ाई किया जाए, और यहाँ पे दिन भर बच्चे आकर के पढ़ाई करते हैं और सफल मतलब होते हैं। पटवाटोली में काम कर रही संस्था वृक्ष बी द चेंज बच्चों को इंजीनियरिंग की तैयारी निःशुल्क कराती है। इसमें दिल्ली और कोटा के कुछ संस्थानों की मदद ली जाती है। वे उन्हें फ्री में ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा पढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल भी दिया जाता है। संस्था में पढ़ने वाले बच्चे कठिन से कठिन सवाल एक दूसरे की मदद से हल करते हैं, और उनका यही जज्बा आज उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात। गुजरात में आईआईटी गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने कुछ चौंकाने वाली खोज की है। जी हाँ, यहाँ पर कच्छ में उन्होंने कुछ ऐसी खोज की है जो कि इतिहास की परतों को हटाएगी और आपको उस दौर में लेकर जाएगी जहाँ मानव सभ्यता ने पहली सांस ली थी। गुजरात के कच्छ का उत्तर भाग खाडिर द्वीप, यहाँ स्थित है धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक अनोखा स्थल। लेकिन अब इस धरती ने अपनी गोद से एक नई ऐतिहासिक कहानी निकाल बाहर की है। वैज्ञानिकों को यहाँ समुद्र तटों पर मिले हैं हजारों साल पुराने शंख, सीपियां, पशुओं के अवशेष और पत्थर के औजार। ये उस समय के संकेत हैं जब ना कोई शहर था, ना कोई लिपि, बस जंगल, समुद्र और मानव का संघर्षमय जीवन। हम लोगों का रिसर्च करीब 2021 के आसपास शुरू होता है। तब एक जगह में कई सारे शंख का जो है एक जगह में इकट्ठा मिलता है, जिसको हमारे यहाँ के प्रोफेसर विक्रांत जैन जो हैं उन्होंने ढूंढा है और उन्होंने उसको डेट भी किया। उसको मैंने जब एग्जामिन किया तब पाया गया कि ये शेल मिडन एक तरीके से क्या होता है कि पुराने ज़माने में लोग शेल्स या शंख को इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर का मांस निकाल के वो कंज्यूम करते हैं, फिर उसको वेस्ट को फेंक देते हैं। तो जब एक जगह में हम लोगों को मिला है इकट्ठा, फिर गांव वालों को हमने पूछा तो धीरे धीरे उन्होंने लेके गए खाडिर द्वीप में जो है चारों तरफ ये बिखरा हुआ है, समुद्री तट से करीब 2 या 2.5 किलोमीटर के अंदर। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग किसान या व्यापारी नहीं थे, बल्कि शिकारी और संग्रहकर्ता थे जो अपने जीवन के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। शंखों की कार्बन डेटिंग के अनुसार ये अवशेष करीब 6000 साल पुराने हैं। ये उस युग की बात है जब न हड़प्पा था, न मिस्र, न मेसोपोटामिया, लेकिन यहाँ मानव बस्तियां बसने लगी थीं। पूरे कोस्टल एरिया में दीज मैनग्रोव्स वेयर डोमिनेटिंग, और मैनग्रोव जो स्पीसीज है, गैस्ट्रोपॉड्स है, वो दूर से लेकर के नहीं आ रहे हैं ह्यूमंस, दे आर कंज्यूमिंग देयर ओनली, और वो डिस्कार्ड कर रहे हैं वहाँ पे। सो शुरू में हमको सिर्फ शेल्स मिल रहे थे, स्टोन टूल्स कम थे, बट रिसेंट लास्ट ईयर के एक्सप्लोरेशन में हमारे पास अभी कई सारे टूल्स भी हैं, मोर देन 150 टूल्स हैं, इंक्लूडिंग कोर्स और ब्लेड्स। विस्तृत शोध बताता है कि ये लोग सीपियां, मछलियां, जंगली फल और छोटे जानवर अपने भोजन में शामिल करते थे। पत्थर के औजार से शिकार करते और जंगलों में रहते। कुछ अवशेषों में जलने के निशानों के मिलने से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने खाना पकाने की तकनीक विकसित कर ली थी। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में वो लोग कोई चीज़ उगाते नहीं थे या कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नहीं थे, जैसे गाय बकरे कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने जो भी खाना मिल रहा है, चाहे वो फ्रूट्स हों, ट्यूबर्स हों, नट्स हों या एनिमल्स हों, उसको हंट करते थे। इसलिए हम लोग उनको हंटर गैदरर स्टेज बोलते हैं। उसके बाद उनका सेटल ह्यूमन लाइफ आया जब उनका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, उन्होंने प्लांट्स वगैरह कल्टीवेट करना शुरू किया। इस स्टेज को जो हम लोगों को जो एविडेंस मिला है, हम उसको रखते हैं हंटर गैदरर स्टेज में। इतिहास कई बार खुद को मिट्टी और सीपियों में छुपा लेता है, लेकिन कच्छ की ये सीपियां अब मानव सभ्यता का एक ऐसा अध्याय खोल रही हैं जो हमारे अतीत को एक नई पहचान देती हैं और दिखाती हैं कि भारत की धरती पर संस्कृति कितनी गहराई से जमी हुई है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैमरा पर्सन कुणाल चौहान के साथ सुमन बुराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक ऐसी सभ्यता जहां शंखों, सीपियों और पत्थरों के जरिए अपनी कहानी लिखी जाती थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइए क्योंकि हम जल्दी से वापस आएंगे और दिखाएंगे कुछ और अच्छी कहानियां। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान।
देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के नवजीवन विहार। जी हाँ, ये एरिया है बहुत खास और यहाँ के लोगों की जो छोटी छोटी आदतें हैं, उन आदतों ने इस एरिया को खास बना दिया है, आदर्श मॉडल बना दिया है। कैसे कैसे स्वच्छता की एक छोटी सी आदत एक बड़े बदलाव की वाहक बन सकती है, आइए देखते हैं। कचरा प्रबंधन जैसी समस्या से निपटने के मिशन के रूप में शुरू हुआ एक अभियान आज शहर भर में स्थिरता के एक मॉडल के रूप में तब्दील हो गया है। आज 280 परिवारों की इस कॉलोनी से कचरे का एक भी बैग लैंडफिल तक नहीं पहुंचता है, जिसका श्रेय डॉक्टर मखीजा और उनके पड़ोसियों के संगठित प्रयासों को जाता है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक महिला का दृढ़ संकल्प और सामुदायिक भावना एक लहर जैसा प्रभाव पैदा कर सकती है और दूसरों को एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। दक्षिण दिल्ली के नवजीवन विहार में हर सुबह 280 परिवार ज्यादातर लोगों की तरह ही अपना दिन शुरू करते हैं। चाय बनाना, लंच बॉक्स पैक करना और काम या स्कूल के लिए तैयार होना। लेकिन एक छोटी सी चीज जो वो सब करते हैं उनकी कॉलोनी को अलग बनाती है। वो अपने कचरे को 3 डिब्बों में अलग करते हैं, गीला, सूखा और खतरनाक। ये शुरुआत 8 साल पहले हुई जब यहाँ रहने वाली डॉक्टर रूबी मखीजा RWA की सचिव बनी। वो बताती हैं कि एक डॉक्टर के तौर पर मैंने देखा कि गंदगी कैसे लोगों को बीमार कर सकती है और जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैंने पड़ोस में चीजें बदलने का बीड़ा उठाया। हमारी कॉलोनी में करीब 280 घर हैं जो ये 3 भागों में कचरा मिलता है। गीले कचरे से आप देख रहे हैं, यहाँ हम उसको कोकोपीट से मिलाते हैं और बायोएंजाइम से मिलाते हैं और नेचुरल तरीके से उससे खाद बन जाती है ये बिन्स के अंदर। हमारे जो कॉलोनी के अंदर सारे फूल, पत्ते, घास, इवन पेड़ आप देख रहे हैं गिरा हुआ है, इससे जो निकलते हैं टहनियाँ वो हम श्रेडर में श्रेड करते हैं, उससे अलग खाद बनती है। और जो पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये अलग अलग रिसाइकलर के पास चला जाता है। तो इस मायने में ये कॉलोनी पिछले 6.5 साल से 7 लाख किलो के ऊपर का कचरा लैंडफिल पर जाने से बचा चुकी है। इसके लिए रूबी मखीजा ने सबसे पहले सभी लोगों को कचरा सही तरीके से अलग करने के लिए प्रेरित किया। वो और उनकी टीम घर घर जाकर लोगों से बात करती, सवालों के जवाब देती और शंकाओं का समाधान करती। कुछ लोग बदबू से परेशान थे, कुछ को लगा ये बहुत ज्यादा काम है। यहाँ तक कि कचरा उठाने वाले कर्मचारियों ने भी कहा कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन डॉक्टर रूबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने रोजाना अपडेट भेजे, छोटे छोटे वीडियो बनाए और ये समझाने के लिए जानकारी साझा करती रही कि ये क्यों जरूरी है। और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। हमने कॉलोनी में एक्स्ट्रा साफ सफाई का झाड़ू का राउंड लगाना शुरू किया, लोगों को समझाया कचरे के ऊपर अपना गीला, सूखा, सैनिटरी कचरा अगर वो अलग अलग करके देते हैं तो गीले से हम लोग खाद बना लेंगे, सूखे से हम लोग रिसाइकलिंग कर लेंगे और जो सैनिटरी कचरा है वो बिना हमारे स्टाफ को या तो इंजर किए या इन्फेक्ट किए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली उसको डिस्पोज ऑफ कर देगी। इसमें हमें MCD का भी काफ़ी सहयोग मिला। आज स्थिति ये है कि हर दिन 125 किलो रसोई का कचरा खाद में बदल जाता है और बगीचों को हरा भरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक, कागज और कांच जैसे सूखे कचरे को रिसाइकिल करने वालों के पास भेज दिया जाता है। कपड़े, फर्नीचर और यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भी उनके RRR सेंटर के माध्यम से दान किए जाते हैं और इनमें से 30 टन से अधिक वस्तुओं का गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से पुनः उपयोग किया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलोनी में वर्षा जल संचयन और नलों पर एरेटर का उपयोग करके पानी की भी बचत की जाती है। यहाँ सामुदायिक फ्रिज भी है जहाँ लोग जरूरतमंदों के लिए अतिरिक्त भोजन छोड़ सकते हैं। अगर आप कॉलोनी में आए तो आपको हरे भरे बगीचे, साफ सुथरी सड़कें और शांतिपूर्ण माहौल दिखाई देगा। कोई कड़ी मेहनत नहीं, लेकिन यहाँ के रहने वालों के लिए एक सामान्य दिनचर्या है, एक छोटी सी आदत है जिसने उनकी कॉलोनी को पूरी तरह से अलग और खास बना दिया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो देखिए आपने स्वच्छता की छोटी सी आदत कैसे बड़े बदलाव की वाहक बन सकती है, कैसे हम आप सब मिलकर अपने इलाके को बहुत ज़्यादा ख़ास बना सकते हैं, अपने देश को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, जहां पर सांगला घाटी के सेब बागबान बहुत कुछ खास कर रहे हैं। उनका जज्बा ऐसा है कि वो उन्नत खेती कर रहे हैं और इसमें बहुत ख़ास करके दिखा रहे हैं, अच्छी पैदावार कर रहे हैं। जी हाँ, सेब और केसर की खेती एक साथ कर रहे हैं और उसके परिणाम भी बड़े सुखद हैं। हिमाचल प्रदेश सेब की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ के सेब पूरे देश में मशहूर हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की सांगला घाटी में सेब बागबान इस बार की पैदावार से काफी उत्साहित हैं। यहाँ के उन्नत बागबान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और इसीलिए इनकी खेती भी कुछ खास है। किन्नौर का सेब अनुमानित पैदावार के मामले में तीसरा स्थान है और किन्नौर के सांगला का सेब सबसे खास माना जाता है। यहाँ के बागबान नित नए प्रयास करते हैं, बागबानी की नई नई तकनीकें अपनाते हैं और आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि सेब बागबानी के क्षेत्र में सांगला घाटी पूरे किन्नौर और पूरे हिमाचल के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। सांगला के सेब बागबान मोहन प्रकाश भी उन्हीं बागबानों में से हैं जो सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और दूसरे बागबानों को भी इस तकनीक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस बगीचे में मैं 3 किस्म का वो जमीन से तीन प्रोडक्ट लेता हूँ। आप एप्पल भी ले रहे हैं और केसर भी तैयार कर रहे हैं और ये जिक्र प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया कि किन्नौर के लोग आपका केसर और सेब की खेती कर रहे हैं। पूरा किन्नौर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सेब के नीचे केसर भी लगा सकते हैं और सेब के नीचे केसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गौरतलब है कि केसर समुद्र तल के 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से किन्नौर की जलवायु केसर की खेती के लिए अनुकूल है। केसर की खेती को जिला किन्नौर में बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और CSIR के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन हो रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए किन्नौर की सांगला घाटी से ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश की रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं कि खेती को अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उससे बहुत आमदनी में इजाफा हो सकता है और खान पान की वस्तुएं भी ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा स्वस्थ हो सकती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो अच्छी खबरों के सफ़र को अभी जारी रखेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और दिखाते हैं वहां के छात्रों का खास नवाचार। जी हाँ, वहाँ के छात्र अपने कुशलता से, अपने कौशल से सभी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा नवाचार किया है जिससे घर में रहने वाली गृहिणियों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट होने वाली उन्होंने पोछा लगाने की मशीन तैयार की है। कैसे काम करती है ये मशीन और क्या कुछ है इन बच्चों के प्रयास, आइए देखते हैं। फर्श पर पोछा लगाना काफी कठिन काम लगता है और अक्सर गृहिणियों को इसके लिए दिक्कत भी आती है, लेकिन अब यह काम बेहद आसान हो जाएगा। सोफे या बेड पर बैठे बैठे आसानी से मोबाइल फोन के इशारे पर पोछा लग जाएगा। जी हाँ, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के B-Walk रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के विद्यार्थियों सागर सिंह, वृंदा शर्मा, भूमिका शर्मा और मोहित ने मोबाइल फोन से ऑपरेट होने वाली यह मशीन तैयार की है। महज 8,000 रुपए की लागत से बनी यह मशीन वैक्यूम क्लीनर के जरिए धूल मिट्टी को अपने भीतर जमा कर लेती है और पीछे से गीला पोछा लगाते हुए चली जाती है।
वजन में बहुत हल्की इस मशीन से पानी की भी बचत होती है। यह 800 मिलीमीटर पानी से एक कमरे में पोंछा लगा देती है। सोफे पर आराम से बैठकर इसे ऐप के जरिए मोबाइल फोन से चलाया जा सकता है। इसमें सेंसर लगे हुए हैं। यह मशीन कमरे में पोंछा लगाने के लिए पर्याप्त है। यह मशीन मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड पर कार्य करती है। साथ ही यह मशीन कार्य करने में काफी कारगर है। इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ऑटोमेटिक मॉप एंड वैक्यूम रोबोट। इसमें 2 कंपार्टमेंट है, आगे वाला वैक्यूम का है, पीछे वाला मोपिंग का है। वैक्यूम के लिए हमने एक कंटेनर भी दे रखा है जिसमें डस्ट इकट्ठा होगा सारा, और मोपिंग में 2 वो हैं। एक तो हम वेट मोपिंग कर सकते हैं, उससे ड्राई मोपिंग। वेट मोपिंग के लिए हमने उसमें एक कंटेनर दे रखा है वाटर का, जो अराउंड 800 ml पानी स्टोर करता है। और इसके 2 ऑपरेटिंग मोड हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। किसी भी सोफे और बेड पर बैठ के ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसमें एक डस्ट कंटेनर, एक मोप कंटेनर भी है। तो इसमें पानी की हेल्प से मोप के आगे पानी जाता है, उससे हम पोंछा लगता है। हेल्प ऑफ वैक्यूम क्लीनर, डस्ट जो होती है वो कंटेनर में कलेक्ट हो जाती है। ये मशीन हम मैनुअली और ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं अपने घर पे, और जब हम घर पे ना भी हों तब भी, और हमारे वर्क प्लेसेस पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर कम से कम ह्यूमन की इंटरवेंशन होगी। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला पलवल के इंडस्ट्री 4.0 के स्किल इंस्ट्रक्टर शंसवीर डागर ने बताया कि विद्यार्थियों ने बड़ी मेहनत से यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। विद्यार्थी ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त लैब विद्यार्थियों के नवाचार को समर्पित की है। हमारे स्टूडेंट्स जो कि बीवॉक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के स्टूडेंट्स ने एक ऑटोमेटिक मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर डेवलप किया है, जिसकी विशेषताएं हैं कि वो ऑटोमेटिक मोड पे और मैनुअल मोड पे। सो मैनुअल मोड पे हम आराम से कहीं भी एक जगह बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमारा कुछ सेंसर्स भी हमने यूज़ किए हैं, जिसमें कि अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं हमारे, और इसमें BLDC मोटर है जो कि ड्रोन में हमारी मोटर यूज़ होती है। तो उसी को हमने ऐसे वैक्यूम क्लीनर के रूप में इसको यूज़ किया। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है इसमें, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन हैं। इस ऑटोमेटेड मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर मशीन में 3 इंफ्रारेड सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, BLDC मीटर और DC मोटर लगाई गई है। यह माइक्रो कंट्रोलर के जरिए काम करती है। इसे मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो 20 सेकंड बाद यह ऑटोमेटिक तरीके से भी चलने लगती है। मशीन में ब्लूटूथ लगाया गया है, जिससे यह आसानी से मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाती है और बहुत आसानी से ऑपरेट होती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के पलवल से ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो देखिए आपने ये खास प्रयास। यहाँ हर कहानी कुछ कहती है, हर कहानी हमें कुछ प्रेरणा देती है, कुछ हौसला देती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती है। जी हाँ, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।